अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11th कंस्ट्रक्शन। चैप्टर 11th कंस्ट्रक्शन, नाम से क्लियर है कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। और इंफॉर्मेशन कैसी दी रहेगी, कुछ लाइन की लेंथ दी हुई रहेगी, कुछ एंगल दिए हुए रहेंगे, कुछ कोई लाइन दी रही होगी, लाइन को डिवीजन करना है, उसको कुछ सेगमेंट में कट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी और इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें डायग्राम को बनाना है। अच्छा, इंफॉर्मेशन एक नहीं रहेगी, इसमें इंफॉर्मेशन कई रहेगी, एक पार्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड इंफॉर्मेशन, फोर्थ इंफॉर्मेशन, फाइव इंफॉर्मेशन या इससे ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक एक करके उसको बनाते जाएंगे हम। इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पर हमने कुछ ड्रा किया, फिर और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े। इस टाइप से हम इंफॉर्मेशन के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब क्या है कि हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी उस बेस पर अभी डायग्राम हम नहीं बना पाएंगे। कोई भी डायग्राम तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक कि आपने जो 9th क्लास में पढ़ा है उसका आपको बेसिक नॉलेज ना हो। तो 9th क्लास में हमने 7th क्लास से कंस्ट्रक्शन पढ़ते आ रहे हैं। 7th में पढ़ा था, 6th में भी कंस्ट्रक्शन था, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा और उसके आगे अब कंटिन्यू हमें करना है। जनरली क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि 8th 9th क्लास में कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से नहीं करते हैं और 10th क्लास में फिर परेशान होते हैं। और परेशान होने का कारण ये रहता है कि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो हम पहले वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इसकी 11.1 एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उस डिस्कशन के बाद में फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप अभी मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ उसको आपको बड़े ध्यान से समझना है और उसकी एक बार आपको प्रैक्टिस भी करना है कि किस टाइप से सर ने आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए हैं। जैसे पहला पॉइंट है, कोई भी लाइन है, जैसे सपोज करें कि मैं एक लाइन बना देता हूँ, यहाँ पर ये लाइन बना दी और इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है, कितनी लेंथ की ये लाइन है, मैं इसका नाम भी दे देता हूँ ए और बी। इस लाइन के दो इक्वल पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है। तो दो इक्वल पार्ट को हम केवल डिवाइडर की हेल्प से इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस लाइन की जितनी भी लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा इसको हम फैला देंगे। देखिए इसकी लेंथ है लगभग, कोई इसका मेजरमेंट नहीं है, लगभग हाफ से ज़्यादा इसको फैलाना है और ऊपर की ओर कट लगाएंगे यहाँ से और नीचे की ओर कट लगाएंगे। अब इसकी जो लेंथ है जितना हमने इसको फैलाया है इसको हिलाना नहीं है, हमने एक ये पॉइंट से ऊपर नीचे कट लगाए। हो सकता है आपको ये आता है सारी चीज़ें, कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये तो सर हमने 8th क्लास में सीख लिया, आप क्यों बता रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीख लिया, 5 मिनट लगेगा इसमें, बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन। लेकिन आपको क्या है कि ये और एक बार मैं बता दूंगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने ये सीखा था। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो वो कन्फ्यूजन अभी यहाँ पर दूर हो जाने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कट लगाया। देखिए मैंने क्या किया था, ऊपर कट लगाया था और दोनों मैच नहीं हो रहे थे। जब इधर से खींचा तो फिर मैंने यहाँ से फिर से और आगे की ओर ले गया। ओवरऑल हमें करना क्या है, इधर से ऊपर की ओर और नीचे की ओर, इधर से नीचे और ऊपर की ओर जब कट लगाएंगे तो दोनों इंटरसेक्ट हो जाना चाहिए एक दूसरे से। अब इंटरसेक्ट हुए, अगर हम दोनों को अगर मिला दे, दोनों पॉइंट को मिला दे, ये देखिए इनको दोनों को मैं मिला देता हूँ और इस लाइन को जहाँ पर जिस पॉइंट पर कट किया है, जिस पॉइंट पर कट किया है तो ये क्या हो जाएगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब यहाँ से लेके ए से लेके, इसका नाम मैं सी दे देता हूँ, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वल हो जाएगी। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोला जाता है इस लाइन को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर इसका नाम एल और एम दे दे तो एल एम ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या दो नाम है, एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर तो समझ में आ रहा कि ये दोनों इक्वल लाइन में डिवाइड हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो आपको अगर सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और परपेंडिकुलर दोनों को बाइसेक्ट भी करना है तो ये इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है।
9th क्लास में हमने केवल डिवाइडर की बेस पर कुछ एंगल बनाना सीखा था कि किस टाइप से हम किसी भी पॉइंट पर एंगल बना सकते हैं। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, 120 डिग्री और भी कुछ एंगल है जिसको हम केवल इसकी हेल्प से यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एंगल बना सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी लाइन पर, किसी भी मेजरमेंट की लाइन हो, हम यहाँ पर ये सीखना चाह रहे हैं कि हम एंगल यहाँ पर कितने कैसे बना सकते हैं। ये पॉइंट है और कोई पॉइंट है बी है, तो ये पॉइंट पर किस टाइप से हम 60 डिग्री का और 90 डिग्री का और 120 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। और जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक आपसे कंस्ट्रक्शन बनने वाला नहीं है। हालांकि ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और कई बच्चों को आता भी है, लगभग सारे बच्चों को आता है ये, लेकिन फिर भी और एक बार हम उसको याद कर सकते हैं कि किस टाइप से हमने 9th क्लास में इसको एंगल बनाए थे। देखिए इसको कितना भी फैला सकते हो, हम एक एग्जैक्ट ऐसा कुछ इसको मैं क्या किया, इतना मैंने फैला दिया और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से आप इसको फैला सकते हो। मैंने देखिए कोई मेजरमेंट नहीं किया और इसको इस टाइप से यहाँ पर फैला दिया। अब एक आर्क काटने के बाद में अब इसको हिलाना नहीं है, इसको जैसे कि वैसे रहेगा, जितनी उसकी लेंथ थी उतना ही रखना है। और जहाँ पर इस लाइन ने को कट किया है, यहाँ से उसी मेजरमेंट का एक कट यहाँ लगाना है और यहाँ से इसी पॉइंट से और एक कट आगे की ओर अगेन लगाना है, आगे की ओर और एक कट इस टाइप से लगाना है। यदि हम इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से पहले कट को अगर मिलाते हैं, पहले कट को अगर मिलाते हैं तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। अगर हम इसको मिलाते हैं, इसको यहाँ पर अगर मिला देते हैं तो ये बनता है 60 और ये 60 कितना हो गया? ये टोटल एंगल बनता है 120 डिग्री का। सीख गए ना? एक एंगल 60 डिग्री का अगर कभी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट तो आएगी कंस्ट्रक्शन में, रिक्वायरमेंट आएगी आपके पास में, तो अगर 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये बना दिया। 120 की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो 120 का बनाएंगे। ये 60 और ये 60, इसको दोनों को मिला देंगे तो ये वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। चलो ठीक है, अभी हम 120 और 60 डिग्री का एंगल बनाना सीख गए। फिर से अब हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल। देखिए हमने क्या, यही प्रोसेस रहेगी 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। हमने यहाँ पर कट लगाया था और यहाँ से फिर यहाँ कट लगाया और दोनों कट से अगेन हम अब इसको हिला सकते हैं। ठीक है, इसके मेजरमेंट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि ये वाला आर्क बनाते टाइम और ये वाले कट लगाते टाइम इसको हिलाना नहीं है। इसके बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो। और इस पॉइंट पर अब विदाउट इसको चेंज किए इस पॉइंट से यहाँ कट लगा दीजिए, इस पॉइंट से यहाँ कट लगा दीजिए और इसको मिला देंगे। और जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा उसको अगर हम ए से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए फिर से और एक बार, इस पॉइंट से अगर हमने एक आर्क काटा, यहाँ से उसी मेजरमेंट का यहाँ से एक आर्क काटा, यहाँ से एक आर्क काटा, इससे अगर मिलाते हैं तो 60 डिग्री का एंगल, इससे मिलाते हैं तो 120 डिग्री का एंगल, और दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, मतलब मिड पॉइंट ऐसा यहाँ से भी कट लगाएंगे, यहाँ से दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल। मतलब अभी क्या क्या सीख लिया हमने? 60 डिग्री का एंगल स्मूथ बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 डिग्री का एंगल बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री का भी एंगल बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगर 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो बड़ा सिंपल काम है। देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का था एंगल? 60 डिग्री का। तो इसको बाइसेक्ट करते ना, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का है तो इस पॉइंट से इधर बाइसेक्ट कट लगा देता हूँ, इधर कट लगा देता हूँ, दोनों को मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये पूरा 60 था और इस पॉइंट से और बाइसेक्ट किया तो ये 30 डिग्री का हो गया। अगर 15 डिग्री का बनाना है तो 15 डिग्री का तो इस 30 को और बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री का बन जाएगा। अच्छा 45 डिग्री का बनाना है तो इस 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 का बन जाएगा।
तो इस टाइप से आप कोई भी कॉम्बिनेशन में एंगल बना सकते हो। 9th क्लास में बहुत एंगल बनाए हैं हमने, लेकिन ऐसा नहीं कि 9th क्लास में कई बच्चे तो ये करते हैं कि केवल पढ़ते इसलिए है कि अपन पास हो जाए बस, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ्स में पास होने के लिए कभी नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि इस साल पास हो जाएंगे, लेकिन फिर अगले साल का क्या होगा? अगले साल जो इस साल पढ़ रहे हैं हम, अगले साल पूरा का पूरा ये वाला बेसिक अगले साल जाने वाला है ना। तो इसलिए आपको याद भी रखना है। इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तब आपको पिछले क्लास का पूरा बेसिक लेते हुए उसको आगे की ओर बढ़ते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। चलो ठीक है, ये हमने एंगल सीख लिए किस टाइप से बनाया जाता है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है ये सीख लिया। किसी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे किया जाता है ये सीख लिया। अब हम देखते हैं कि किसी भी लाइन को इक्वल पार्टों में किस टाइप से डिवाइड किया जाता है। किसी भी लाइन को मतलब कोई मेजरमेंट नहीं है, और किसी भी लाइन को विदाउट एनी मेजरमेंट की कोई अगर लाइन है उसको इक्वल पार्टों में कैसे डिवाइड किया जाता है। और 10th क्लास में जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इक्वल पार्टों में डिवाइड करने वाला, यही पोर्शन सबसे ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन में। मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये मैंने लाइन बना दी और इस लाइन का नाम मैंने ए बी दे दिया। मैंने देखा है क्या कितनी बड़ी लाइन बनाई, कोई काउंट नहीं किया, कोई मेजरमेंट नहीं किया इसका, ये भी एक लाइन बना दी। इस लाइन को आप कितने भी पार्टों में इक्वल पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। सपोज करें कि हम इसको 7 पार्टों में डिवाइड करना चाह रहे हैं, 7 इक्वल पार्टों में। तो एक बार तो एक बच्चा बोलने लगा कि 7 पार्टों में डिवाइड करना है तो इक्वल के पार्ट स्केल से टिक लगा लीजिए ना, विदाउट स्केल, है ना। आपको इस रूलर का यूज़ नहीं करना है और विदाउट रूलर आपको इसके इक्वल पार्ट करना है। रूलर यूज़ नहीं करना है मतलब आप रूलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें जो स्केल लगी हुई है स्केल वाला रूलर नहीं, एक सिंपल जहाँ प्लेन स्केल है उसकी हेल्प से। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 7 पार्ट। या तो ए पर या तो बी पर एक कोई भी किसी भी मेजरमेंट का एक एक्यूट एंगल बना लेंगे हम। किसी भी मेजरमेंट का एक एक्यूट एंगल बना लेंगे। और आप लोग तो जानते ही है ना एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं एक्यूट एंगल? 90 डिग्री से कम। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक्यूट एंगल बना दिया है, तो बना सकते ना। मैंने कहीं पर कोई मेजरमेंट किया क्या? नहीं, स्केल की यूनिट भी नहीं देखी मैंने, कैसा भी इसको एक्यूट एंगल बना दिया। अब क्या करेंगे, इस लाइन का नाम चाहो तो आप ए एक्स नाम दे सकते हैं। हमें कितने पार्ट बनाना है? 7 पार्ट बनाना है। तो 7 पार्ट बनाना है, इसको आप अपनी सुविधानुसार ऐसा फैला दो कि आप यहाँ से अगर हम इसके कट लगाते जाएंगे तो 7 कट इस एक्सिस पर आ जाएंगे, मतलब इस लाइन पर लगभग आ जाएंगे। मैंने कोई इसका मेजरमेंट नहीं किया, इतना फैला दिया। लगभग मेरे को ऐसा लग रहा कि अगर मैं 7 कट लगाऊंगा तो ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे लगभग, है ना। कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अब इसको हिलाऊंगा नहीं, फिक्स कर दिया मैंने। यहाँ से कट लगाना चालू कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 कट लगाना था, 7 कट लगा दिए। जो इसका नाम भी दे सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये लिखा है ना, इसलिए मैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 इसको नाम दे देते हैं। जो लास्ट वाला कट है उसको B से मिला देते हैं। थोड़ी सी मेहनत है इसमें, मेहनत तो है। विदाउट स्केल हम इसके इक्वल पार्ट बना रहे हैं तो मेहनत तो लगेगी ना। तो हम क्या है, लास्ट वाले पार्ट को B से मिला देते हैं। देखिए लास्ट वाले पार्ट को B से मिला देंगे, ये मिला दिया भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपको इसमें सीखने को मिलेगा। क्या? पैरेलल लाइन कैसे बनाई जाती है, ये भी इसके थ्रू आपको सीखने को मिलेगा। और इक्वल पार्ट कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपको सीखने को मिलेगा। देखिए ये 7 को कैसे मिला दिया? B से मिला दिया। अब इसी के पैरेलल हम बहुत सारी ये सारी लाइनें मिलाएंगे। ऐसी पैरेलल लाइनें बनाएंगे कि जो इससे पास हो। किससे? A6 से A5 से A4 A3 A2 A1, ऐसी पैरेलल लाइन बनाएंगे। अब पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमें क्या है, इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। अगर
सेट स्क्वायर हमारे पास में है तो पैरेलल लाइन बड़े आसानी से हम बना सकते हैं, लेकिन सेट स्क्वायर को भी यूज़ नहीं करना है। देखिए ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ 11.1 के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बनने वाला है, इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो लास्ट वाले पार्ट को मैंने क्या किया, बी से इसको मिला दिया, और आसान भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टफ है। आप थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करोगे, गारंटी है ये बड़े आसानी से हम इसको बना सकते हैं। देखना अब इसके पैरेलल लाइन बनाना है ना, और कहाँ पर बनाना है, A6 पर बनाना है। हम क्या करते, ये यहाँ पर एक आर्क बना देते, कहाँ पर, इस पॉइंट पर एक आर्क बनाया, और सेम इसी टाइप का एक आर्क यहाँ पर भी बना देते। देखिए एक आर्क यहाँ बना दिया, सभी पर बना देते ना ऐसा, ये सभी पर ऐसे आर्क बना देते। जहाँ जहाँ से हमें इसको डिवाइड करना है उतने आर्क बनाएंगे, हर जगह नहीं बनाना है। वैसे मैं क्या अभी आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं सभी जगह आर्क बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ पर बोला है वहीं पर आर्क बनाना है। ये देखिए ये मैंने क्या किए, आर्क बना दिए, और लेकिन आर्क बनाने के लिए क्या, ये इसको सेंटर लिया था, A1 को, A2 को, A3 को, और इस टाइप से इक्वल, इसको हिलाना नहीं है। अब ये जहाँ पर इस लाइन को A पर कट किया है, यहाँ से लेके A7 पर जो कट किया है, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। देखना फिर से, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक का, मैं इसको फिर से इसको फैला रहा हूँ, फैला दिया। अब इसको हिलाना नहीं है, और यहाँ से हम ऐसा कट लगा देंगे। देखिए कट लगा दिया, यहाँ से भी कट लगा देंगे, यहाँ से भी कट लगा देंगे, ये यहाँ से कट लगाएंगे, इसको भी यहाँ से कट लगाएंगे, और इसको यहाँ से कट लगाएंगे। कहाँ से कट लगाना है, इस आर्क से ही लगाना है कट, है ना, ये यहाँ से इस पॉइंट से नहीं लगाना है, ये याद रखना आप। तो हमने क्या किया, इस मेजरमेंट का इस आर्क पर कट लगाया, इस आर्क पर कट लगाया, सब पर हमने कट लगा दिया। अब अपना लगभग काम हो गया है ना। देखिए ये 6 पॉइंट को और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को दोनों को हम मिला देते, और ये यहाँ पर मिला दिया। ये 5 को और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला देते, ये मिला दिया। ये 4 और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला दिया, ये मिला दिया। एक्सरसाइज में इतनी मेहनत नहीं करना, इतने पार्ट नहीं बोला जाता है, लेकिन मैं तो केवल ऐसे ही जनरल आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये देखिए इसको हमने मिला दिया, और जब मिलाने के बाद में देखेंगे ये वाला, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इक्वल पार्ट है, गारंटेड। आप क्या है इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो ये है 10 सेंटीमीटर, अरे एग्जैक्ट आ गया है 10 सेंटीमीटर, ये भी 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 10 सेंटीमीटर, इक्वल पार्ट हो गए। जबकि मैंने ना तो ए बी को काउंट किया था कितना है, इसकी लेंथ भी नहीं देखी थी कितनी है, और इसको इक्वल पार्ट में 7 पार्टों में डिवाइड कर दिया। 10 पार्ट में बोला तो यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट बनाएंगे, 5 बोला तो इसको 5 इक्वल पार्ट बनाएंगे, 11 बोला तो 11 इक्वल पार्ट बनाएंगे। प्रोसेस वही रहेगी, बस आपको ये सीखना है, और इसके बिना अब इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ये याद रखना है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से और एक बार इसको देखना है रिवर्स फॉरवर्ड करके, लेकिन इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेस पर एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। अच्छा, ये तो बना दिया हमने इक्वल पार्ट में। इसका और एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि कोई भी लाइन दी हुई है, हमें कोई भी लाइन दी हुई है, और उस लाइन को 3/5 के रेशो में डिवाइड करना है। 3/5 मीन्स इधर 3 है तो इधर 5 है किसी पॉइंट से। 2/7 के फॉर्म में डिवाइड करना है, मतलब इधर वाला पोर्शन 2 है तो इधर वाला पोर्शन 7 है, ऐसा। 8/3 के फॉर्म में डिवाइड करना है, इधर वाला पोर्शन बड़ा है इधर वाला पोर्शन छोटा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस कॉन्सेप्ट को और हम समझते हैं कि किस टाइप से हम किसी भी लाइन को रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पूरे एक्सरसाइज में ये रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी बेस पर सारे क्वेश्चन बनना है। तो हम देखते हैं डिवीजन ऑफ अ लाइन इन रेशियो 3a/b। क्या है, a डिवाइडेड बाय b के फॉर्म में हमें इसको डिवाइड करना है। तो a डिवाइडेड बाय b मीन्स कुछ भी हो सकता है, 3/5 हो सकता है,
या 7/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रेशियो। तो किस टाइप से हमें इसको डिवाइड करना है ये समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये 3:5 के फॉर्म में हमें इसको डिवाइड करना है। किसी भी लाइन को, या तो फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतनी बड़ी लाइन है 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और इसको 3:5 में डिवाइड करना है। मैं क्या किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन खींच रहा हूँ और इस लाइन को 3:5 में हमें डिवाइड करना है। इसका नाम ए बी, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ए बी की लेंथ दी रहेगी या न भी दी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, इसको कितने रेशो में डिवाइड करना है? 3:5 में डिवाइड करना है। देखिए दोनों का सम कितना है? 3 + 5 = 8। दोनों का सम बिल्कुल सिंपल है, कितना है? 8 है। तो पहले तो एक्यूट एंगल बनाएंगे। आप चाहे तो ए पर भी बना सकते हैं या चाहे तो बी पर भी बना सकते हैं, किसी पर भी बना सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, ए पर एक एक्यूट एंगल बनाया और एक्यूट एंगल के बारे में हम मालूम है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अच्छा, इसका नाम हमारी मर्जी है, एक्स दे दो तो ठीक है, न दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दोनों का सम कितना है? दोनों का सम 8 है ना। दोनों का सम कितना है? 8 है। तो इस लाइन पर आपको इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है। कितने पार्टों में? 8 पार्टों में। तो मैंने ये इसको ले लिया और इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्वल पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया। लगा दिया ना कट मैंने। यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको हिलाना नहीं है ना। और कंटिन्यू। इसके नाम भी चाहे तो हम दे सकते हैं। इसके नाम दे देता हूँ मैं, ये A1 A2 A3 A4। ये से क्यों नाम दिए भाई? कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 5 A6 A7 ही दो आप, हैं। A7 A8 1 2 3 4 5 6 7 भी दे सकते हैं। ये इसलिए दिया है कि चलो ठीक है, ये इधर ये वर्टाइसेस है ना, तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से नाम दे दिया। अब जो लास्ट पार्ट है उसको बी से मिला देते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट है ना, मिलाना तो बिल्कुल ईजी है। इसको ये मिला दिया दोनों को इस टाइप से। अब देखते हैं कि 3:5 मतलब ये जो लाइन है इसके 3 पार्ट इधर होना चाहिए, 5 पार्ट उधर होना चाहिए। 1 2 3 पार्ट किधर होना चाहिए? इस साइड होना चाहिए ना, ऐसे ही तो बोला है 3:5। तो 3 पार्ट इधर होना चाहिए, तो मतलब 3 और 5 पार्ट उधर होना चाहिए 1 2 3 4 5। इस लाइन के इधर वाला पोर्शन यहाँ से इधर देखना है अपने को, इस लाइन के पोर्शन इधर वाला इधर देखना है। फिर से और एक बार क्या बोला है? 3 बोला है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ऊपर वाला देखना है पहले 3, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर 3 यूनिट देखना है। तो ये 3 है ना। इस पॉइंट से हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर खींचना है। और पैरेलल लाइन खींचने के लिए इससे पहले वाले मैंने पार्ट में बताया था ना कि किस टाइप से पैरेलल लाइन को खींचा जाता है। देखिए हम यहाँ से एक आर्क बना देते, एक आर्क बना दिया। देखेंगे यहाँ पर मैंने आर्क बना दिया। इसी मेजरमेंट का A3 पर भी एक आर्क बना देंगे। ये देखिए एक आर्क बना दिया, ठीक है। अच्छा, इस आर्क की लेंथ देखता हूँ मैं कि कितनी है। इस आर्क की लेंथ इतनी है। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की जो लेंथ है वो इतनी है। और इसी लेंथ का यहाँ पर एक कट लगाएंगे। देखिए मिस्टेक हो गई ना मेरे से भी, हैं। मिस्टेक तो हो सकती है भाई, किसी से भी हो सकती है। देखिए ना क्या मिस्टेक हुई है। ये मैंने कट जो है इधर लगा दिया ना, ये थोड़ा सा बड़ा आर्क होना चाहिए था। फिर से हम इसका मेजरमेंट करते हैं, हमने मिस्टेक की है तो ये मेजरमेंट किया इस आर्क का, और इसी पॉइंट से रख के इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए कंटिन्यू कर दिया। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको A3 से मिला देते। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, इसके बिना अब आगे क्वेश्चन नहीं बनने वाले एक्सरसाइज में, है ना। और मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले जो प्रॉब्लम में आने वाली है उसकी पहले प्रैक्टिस कर लो, तो एक्सरसाइज में मज़ा आएगा फिर, है ना। देखिए ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो और A3 को। एक तो इसमें खासियत है कि दोनों पैरेलल है लाइन, और दूसरी खासियत है कि ये 3 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है।
देखना ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से इधर 3 है, इधर 5, यही तो बोला था ना, 3 डिवाइडेड बाय 5 बोला था। इसी में अगर बोला जाए कि हमें 5 डिवाइडेड बाय 3 चाहिए, मैं इसी में बता देता हूँ एग्जाम्पल में क्या चाहिए। 5 डिवाइडेड बाय 3, तो दोनों का सम कितना हो रहा, 8 हो रहा, तो हमने क्या किया, 8 बनाया। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या रेशो, दोनों को 8 करना है, उतने पार्ट इसके बनाना है। क्या चाहिए, पहले के 5 चाहिए और बाद में 3 चाहिए ना, तो 1 2 3 ये 5 ये, तो यहाँ से हम इसके पैरेलल बनाएंगे और पैरेलल की मेथड वही रहेगी कि एक आर्क काटेंगे और उसको इक्वल करके यहाँ पर ये पैरेलल बनाएंगे। अब क्या हो जाएगा, अगर ऐसा बोला जाए तो देखिए ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। क्या किया, 5 से हमने इसके पैरेलल लाइन बना दी, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसमें और थोड़ा सा आप देखते रहोगे तो बड़े स्मूथ क्वेश्चन बनेंगे। और किस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं ये इसको समझेंगे। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 11.1 की ओर और उसके क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करते हैं कि किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द जस्टिफिकेशन ऑफ द लाइन कंस्ट्रक्शन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द 2 पार्ट्स। हमें क्या करना है, फिर इसके बाद में मेजर भी करना है जो भी पार्ट बनेंगे उसके। अभी यहाँ पर क्वेश्चन को क्या हम एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ और एक एक लाइन पढ़ के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, बस इतना काम कर रहे हैं हम पहले, और 7.6 सेंटीमीटर की हम एक लाइन बना देते। देखिए मैं 7.6 की एक लाइन बना रहा हूँ और यहाँ पर ये लाइन 7.6 की ये बन गई। देखेंगे इसका डायग्राम जो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा, आपको एग्जैक्ट 7.6 बनाना, बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि आपको क्लियर दिखे। तो ये आप ये देख लो कि 7.6 सेंटीमीटर की मैंने लाइन बना दी। तो अब क्या आगे पढ़ रहे हैं हम, इसका नाम भी दे दिया हमने, ये भी नाम दे दिया, एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। काय में डिवाइड करना है, 5:8 में डिवाइड करना है। और मैंने क्या बताया कि जिसको डिवाइड करना है दोनों को 8 किया जाता है तो 5 + 8 = 13 हो जाएगा ना। पहला काम ए पर या बी पर कहीं पर भी एक एक्यूट एंगल बनाएंगे और देखिए मैंने यहाँ पर ए पर एक्यूट एंगल बना दिया। अब इस एक्यूट एंगल पर हमें क्या करना है, दोनों को 8 करना है और जितना भी आ गया उतने इक्वल पार्ट बनाना है। देखते इसको मैंने फैला दिया और इक्वल पार्ट बना रहा हूँ यहाँ से, और कितने बनाना है, 13 पार्ट बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, 9, ये लाइन छोटी हो गई, 9 10, चलो कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर लाइन को बढ़ा देंगे, 10 11 12 और ये 13, ये 13 इक्वल पार्ट हमने बना दिए। अब लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ना, क्योंकि छोटी हो गई, लाइन कंटिन्यू होना चाहिए। इस लाइन को क्योंकि मेजर तो करना ही नहीं है हमें कि लाइन कितनी बड़ी खींचना है, और इस लाइन को मैं इस टाइप से आगे की ओर बढ़ा देता हूँ। देखिए इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया। जो 13 इक्वल पार्ट थे इसके नाम भी दे देता हूँ मैं, इसका नाम सी दे देता हूँ। सी तक हमने इसको बढ़ा दिया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 11 A11 A12 और A13। अब लास्ट 13 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड करेगा यहाँ से पता चलेगा, जिस रेशियो में बोला दोनों को 8 करना है 13 कर दिया। लास्ट वाला जो पार्ट है उसको A13 को B से मिला देंगे हम, A13 को B से मिला देंगे। ये देखिए हमने मिला दिया, A13 को B से मिला दिया। अब ऊपर कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना है। 5 कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये 5 है 5, और नीचे 8 लिखा है तो 8 इस साइड में है ना, वो 8 1 2 3 13 में से 5 गया तो 8 बचा है। तो यहाँ पर हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाना है।
और पैरेलल लाइन बनाने के लिए मैंने तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था कि यहाँ पर जो एंगल बना है, अभी बेसिक में भी बताया था ना, यहाँ पर ये जो एंगल बना है उसी एंगल का हमें A5 पर भी एक एंगल बनाना है। देखिए ये इस टाइप से आर्क काटना है और जितनी लेंथ इसकी है, देखिए मैंने इसी से मेजर कर लिया, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ पर एक कट लगा देंगे और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और A5 है उसको हम मिला देंगे। देखिए ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं और दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर दोनों मिल गए। तो यहाँ मिलने के बाद में ये पता चला है कि ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। अच्छा, ये लाइन पैरेलल है। अब क्या बोला है, इसका नाम D दे देता हूँ मैं। अब क्या बोला है कि ये 5:8 में होना चाहिए और 5:8 में आ गई नहीं। इधर कितने पार्ट है, 5 है, तो ये भी 5 होगा और ये कितना होगा, 8, तो ये भी 8 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। जो टोटल लेंथ है इसकी उसका 5th पार्ट ये है, 5 पार्ट ये है और 8 पार्ट ये है। अब इसका मेजरमेंट करना है कि ये कितने कितने मेजरमेंट की होगी। तो देखिए मैं इसका मेजरमेंट कर रहा हूँ, ए से लेके डी तक का डिस्टेंस, और ए से लेके डी तक का डिस्टेंस हो गया AD = 2.9। अब हम ये इधर D से लेके B तक का मेजरमेंट करेंगे और D से लेके B तक का मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं, और ये हो गया 4.7। आप भी बनाने के बाद में मेजरमेंट कर सकते हो। और D से लेके B तक का मेजरमेंट कर रहा हूँ, D से लेके B तक का मेजरमेंट, और ये हो जाएगा 4.7। देखते दोनों का टोटल इतना आ रहा है क्या, 7.6 आएगा ही ना, वो तो लेंथ तो उतनी ही है। ये 6 हो गया, ये 5 7 7.6 आ गया। अच्छा, ये तो हो गया पूरा यहाँ तक काम। मेजर दी 2 पार्ट हमने मेजर भी कर दिया। ऊपर बोला है जस्टिफिकेशन, इसका क्या करना है, हमें जस्टिफिकेशन भी देना है कि क्यों ऐसा होगा, है ना, क्यों ऐसा होगा, इसका जस्टिफिकेशन देना है। इसके जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो 3 पार्ट बनेंगे। ये सपोज करें कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो 1 मार्क्स 3 चीज़ों पर रहेंगे। किस पर? 1 मार्क्स तो रहेंगे किस पर, ये जो डायग्राम बनाया उस पर। सेकेंड मार्क्स रहेगा इसका जो हमने डायग्राम बनाया उसका डिस्क्रिप्शन लिखने पर, मतलब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पर। और तीसरा मार्क्स रहेगा अगर इसमें जस्टिफिकेशन बोला है तो जस्टिफिकेशन के ऊपर 3rd मार्क्स रहेगा। तो इस टाइप से आपको 3 पार्टों में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अच्छा, अगर आप इसके 2 पार्ट करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 पार्ट करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। कई बच्चे तो केवल इतना करके आ जाते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा 3 में से। और जब पूरी मेहनत कर ली तो आगे भी करेंगे ना मेहनत, है ना। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, जो जो काम किया है वही हमें यहाँ पर लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रा AB = 7.6 सेंटीमीटर हमने ये बनाया। इसके बाद में ए से हमने एक्यूट एंगल बनाया यहाँ पर, और ए से हमने क्या किया, इक्वल 13 पार्ट पर हमने इस टाइप से कट लगाए। जो जो कर रहे हैं वही का वही लिखना है हमें। लास्ट में नेक्स्ट क्या किया, A13 को B से मिला दिया और A5 को A13 B के पैरेलल हमने A5D बनाया। और कैसे बनाया, ये एंगल के थ्रू बनाया, ये लिख दिया। अच्छा, मेजर किया हमने तो AD = क्या हो गया, 2.9 हो गया, और BD = 4.7। जो जो काम किया वही का वही लिखना है यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला काम क्या किया हमने, ड्रा और लाइन सेगमेंट AB = 7.6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या किया, सेकंड काम हमने यहाँ पर A पर एक्यूट एंगल बनाया और